फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। कुछ आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। अब देखो, इसके अंदर कुछ आधार क्या क्या हो सकते हैं। कुछ आधार, तो आर्टिकल 15 में 5 आधार बताए टोटल, है ना। तो ये 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, तो ये 5 आधार हो गए। कि मतलब कुछ आधार पर विभेद का प्रतिशत। विभेद का मतलब क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 6 सब पार्ट है आर्टिकल 15 में। अपन एक एक करके ये पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 15(1) क्या कहता है। तो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अब देखो, इसके अंदर है ना 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, राज्य, केवल, और विभेद। मतलब राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये टोटल 5 हो गए ना आधार। तो राज्य का मतलब क्या है यहाँ पे? जो अपन अनुच्छेद 12 के अंदर पढ़ा था अपन ने, है ना, पिछली क्लास के अंदर। और केवल शब्द का तात्पर्य है कि केवल इन 5 आधार पर, इसके अलावा किसी आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। जैसे उम्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर लिया कि हाँ भाई, इसके लिए अलग वो क्राइटेरिया होंगे, इसके लिए अलग वो होंगे। और विभेद का मतलब है यहाँ पे भेदभाव। मतलब आर्टिकल पहला क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 15(2 क्या देखते हैं कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के किसी के आधार पर, इसमें 2 सब पार्ट है ना, आर्टिकल 15 क और ख। तो क क्या कहता है कि यदि किसी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश संबंधी रोक नहीं होगी। इन 5 के आधार पर किसी भी नागरिक को, है ना, दुकानों या सार्वजनिक स्थल जो हो गए अपने, या होटल्स वगैरह हो गई, इसमें आने जाने के अंदर कोई रोक टोक नहीं होगी। खै क्या कहता है कि पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित, जिनको राज्य सरकार अपना वित्त पोषित करती हो या फंड वगैरह देती हो, साधारण जनता के प्रयोग के लिए, जैसे कि साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब समझ गए कि इसमें क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश संबंधी कोई रोक नहीं होगी। और राज्य निधि से पोषित जो सार्वजनिक अपने स्थान हो गए अपने, जैसे कुएं हो गए, तालाब हो गए, स्नान घाट हो गए, सड़क वगैरह हो गई, कुछ भी, तो इनके उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी अपन आर्टिकल 15(3) पढ़ते हैं। आर्टिकल 15(2) के बाद जो जितने भी है ना, वो सब आर्टिकल 15 के अपवाद है। तो देखो, पहला अपवाद क्या कहता है, किस अनुच्छेद के अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब राज्य जो भी है ना, स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। कि राज्य इनके लिए कोई विशेष उपबंध या योजनाएं बना सकता है। जैसे स्त्रियों के लिए क्या कर दिया, महिलाओं के लिए बस में सीट आरक्षित कर दी। अब राज्य ये नहीं बोलेगा, कोई भी व्यक्ति वगैरह
कि है ना लिंग के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया है, क्योंकि इसके अंदर क्या कर दिया, इसको अपवाद के अंदर बता दिया। ठीक है, ये हो गया जो बालकों के लिए मिड डे मील स्कूल के अंदर। 614 वर्षों के लिए के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अब अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, मतलब ध्यान रखना कि आर्टिकल 15(4) में केवल दो आधार बताए हैं पिछड़ेपन के, सामाजिक और शैक्षणिक आधार। पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, ठीक है, या अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात SC ST के लिए विशेष उपबंध या योजना बनाने से नहीं रोकेगी। मतलब क्या कहता है कि राज्य है ना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए कोई वर्ग हो गए या फिर अपने SC ST के लोग हो गए, उसके लिए कोई विशेष योजना या उपबंध बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(4) के बाद है ना जितने भी ये है, ये अपने आरक्षण की बात करते हैं, तीनों आर्टिकल। इसमें क्या कहता है कि देखो 15(5) क्या कहता है, अनुच्छेद 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण संबंधी प्रावधान अर्थात सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए या ST ST के लिए राज्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण संबंधी प्रावधान कर सकता है। अर्थात अपना जो राज्य है वो क्या कर सकता है, अपना राज्य से मतलब यहाँ पे ये मत समझना स्टेट है, यहाँ पे केंद्र राज्य अपने सरकार वगैरह अपने सब आ गए ना अनुच्छेद 12 के अनुसार के लिए राज्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण संबंधी प्रावधान कर सकता है। अर्थात कि कोई भी जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं या SC ST के लोग हैं उनके लिए राज्य जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जो भी है उनमें विशेष कुछ सीटें आरक्षित कर सकता है जो उनके लिए रिजर्व रहेगी। इसे है ना 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 2005 के द्वारा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अब अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 15(6) इम्पोर्टेंट है क्योंकि नया आर्टिकल जोड़ा है। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, अपन ने ऊपर के उसमें पढ़ा ना 15(4) और 15(5), वो क्या बोल रहा है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात नहीं हुई। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात अनुच्छेद 15(6) में हुई है। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख है ना अनुच्छेद 16(6) के अंदर भी हुआ है ना। ठीक है, उसको भी अभी जोड़ा है अपन ने। अब यह अनुच्छेद अपना क्या कहता है, 15(6) के अंदर दो है क और ख, तो 15(क) क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात जो खंड 4 और 5 से उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों, मतलब हो गया ना सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के अलावा और SC ST के अलावा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। आर्थिक रूप से दुर्बल मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, जो अपना EWS वर्ग हो गया ना, इकोनॉमी वीकर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर दिया,
अनुच्छेद 15(6) का पार्ट 2 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थाओं चाहे वे राज्य सरकार से सहायता पाने वाली हो, राज्य द्वारा, सॉरी, राज्य के अंदर अपने, मैं बता देता हूँ आपको डिटेल में। केंद्र सरकार है ना, आ गई, अपनी संसद आ गई, अपने पदाधिकारी आ गए, इसके अंदर राज्य सरकार आ गई, राज्य विधानमंडल, अपने राज्य के पदाधिकारी, और इसके अंदर बता देता हूँ मैं आपको, अपने स्थानीय सरकारें आ गई, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, है ना। और इसके अंदर अपने आ गई अपने सरकारी जो संस्थान है ना, सरकारी कंपनियां हो गई, अपने लोक उपक्रम PSU हो गए, जैसे BSNL, MTNL वगैरह, है ना। अब ये क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हो या सहायता न पाने वाली हो, मतलब प्राइवेट, में EWS को आरक्षण प्रत्येक वर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अधीन होगा, मतलब मैक्सिमम 10% आरक्षण दिया जाता है EWS को शैक्षणिक संस्थाओं में, इसके अलावा नहीं। इसे 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अब देखो, अपन ने पढ़ तो लिया यहाँ तक। अब किसी के मन में आएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन होंगे। अब देखो, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होंगे ना, उनके लिए क्या होता है, वो राज्य आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग होते हैं ना, वो राज्य सरकारों के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं कि किसी के अंदर EWS की कैटेगरी के अंदर 8 लाख रुपए की आय आती है, तो किसी स्टेट के अंदर 7 लाख रुपए आ सकती है, ठीक है। इसको पढ़ भी लेते हैं। अनुच्छेद 16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग या कमजोर वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकांकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे ना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली क्लास में अपन मिलते हैं आर्टिकल 16 को लेकर।